मानवा की शुरुआत होती है एक ब्रेकिंग न्यूज़ से, जहाँ पर बताया जाता है कि एक नया वायरस डिटेक्ट हुआ है, टी वायरस, और इस वायरस के इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। वहीं खड़े लोग न्यूज़ देखते हुए कह रहे होते हैं कि क्या सच में ऐसा कोई वायरस डिटेक्ट हो चुका है। वहीं भीड़ के पीछे एमसी खड़ा होता है। वो टाइम में पीछे आ चुका है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस समय के 10 दिन पहले आ चुका है, जहाँ पर अपोकलिप्स वो कह रहा होता है कि वायरस को पूरी तरह फैलने में अभी 10 दिन लगेंगे, तो मुझे अपने लिए कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए बैकअप के लिए। क्या मैं इस वेयर हाउस से सारा सामान चुरा लूँ और किसी पहाड़ पर चला जाऊँ? फिर उसे याद आता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ज़ोंबीज़ तैरना और टनल खोदना भी शुरू कर देंगे। अगर मैं पहाड़ पे चला भी जाऊँ तो मैं एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। हमें अगर ज़िंदा रहना है तो मूव करते रहना होगा। अपने बंदे का नाम होता है शायू। वो इस सुपरमार्केट का एम्प्लॉय होता है। उसके पास ना ही सेविंग है, ना ही घर है, ना ही कार है। उसके पास बस थोड़ी बहुत शेविंग है। वो परेशान हो रहा होता है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। तभी उसके पास डिंग करते हुए एक नोटिफिकेशन आती है कि गोडेस स्क्वाड, आपको सिस्टम को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए एक ज़ोंबीज़ को मारना पड़ेगा। एमसी भागता है और एक इमरजेंसी में रखी कुल्हाड़ी, जिसका यूज़ इमरजेंसी में होता है, उसको उठा लेता है। उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है कि मैनेजर मुझे छोड़ दो। एमसी उसकी तरफ भागता है और सोच रहा होता है कि मुझे पता है पिछली लाइफ में मैनेजर ही उससे पहला अटैक हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर एक लड़की के पीछे भाग रहा होता है। वो लड़की गिर जाती है और मदद के लिए बुला रही होती है। तभी अपना एमसी आता है और उसको गर्दन पे मार के उसे जान से मार देता है। ये देख के लड़की शॉक हो जाती है और उसका नाम बुलाती है। अपना बंदा कहता है कि क्या तुम ठीक हो? वो भी कहती है कि मुझे बस थोड़ा सा डर लग रहा था। सिस्टम को अभी नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक ज़ॉम्बी को मार दिया है, तो ऑफिशियली सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। फिर हमें बताया जाता है सिस्टम के बारे में कि गोडेस सिस्टम है। आपको लड़कियों को रिक्रूट करना पड़ेगा एज अ एम्प्लॉय, लेकिन लड़कियों का लुक भी अच्छा होना चाहिए, चार्म भी अच्छा होना चाहिए और फिगर भी अच्छा होना चाहिए। और आप जैसे जैसे लड़कियों को रिक्रूट करते रहेंगे, आप उन्हें एम्प्लॉय बनाते रहेंगे, तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी। एमसी ये पढ़कर सोच रहा होता है कि मेरे पास पहले से ही कैंडिडेट है। एमसी पीछे मुड़ता है और रेन से उसका हाथ मांगता है। जैसा ही अपना एमसी उसका हाथ पकड़ता है, सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एक कैंडिडेट डिटेक्ट हुआ है। नेम शाओरेन, फीमेल, वेयर हाउस मैनेजर, ओवल रेटिंग 95। उसकी जो स्किल होती है, जो एट्रीब्यूट आता है, वो सभी टीममेट्स का, आने वाले टीममेट्स की सभी एट्रीब्यूट्स को डबल करना होता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसने रेन का अभी भी हाथ पकड़ा हुआ है। इसलिए तभी वो चिल्लाती है कि तुमने मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से पकड़ा होता है। अपना बंदा सॉरी मांगता है। फिर हमें पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। रेन की जो एबिलिटी है वो सभी मेंबर्स की एट्रीब्यूट डबल कर देगी। और रेन के पास एक ऐसी, क्योंकि रेन वेयर हाउस की मैनेजर है, तो वो तुरंत के तुरंत 1 लाख मीटर की स्पेस स्टोरेज क्रिएट कर सकती है। एमसी ये देखकर खुश हो जाता है कि उसके पास काफ़ी लार्ज एरिया स्पेस स्टोरेज आ चुका है। वो अपनी इधर उधर नज़र घुमाता है। उसे दिखता है कि फूड, क्लोथिंग और बहुत सारी चीज़ें उस वेयर हाउस में पहले से ही रखी हुई हैं। वो सोचता है कि मैं अपनी स्पेस स्टोरेज में इन सभी को गैदर कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं पूरी सिटी की चीज़ों को अपनी स्पेस स्टोरेज में गैदर कर सकता हूँ। तभी रेन उसे जगाती है और उसे उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि रेन ऑफिशियली मेंबर बन चुकी है, तो आपकी सभी एट्रीब्यूट्स को 2 गुना बूस्ट कर दिया गया है। तभी रेन ये नोटिफिकेशन देख के शॉक हो जाती है और अपने हमसे पूछता है कि क्या वो भी इस सिस्टम को देख पा रही है। रेन कहती है कि जब से तुमने मेरा हाथ थामा था, तब से मैं भी ये सब देख पा रही हूँ। रेन कहती है कि मुझे ये सब देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एमसी कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो, एक्चुअली मैं वो हूँ जिसने तुम्हें ये पावर दी है। अगर मैं तुम्हें ढंग से बताऊं तो हम दोनों का इसमें फ़ायदा है। वो रेन से बताता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें सिस्टम के ज़रिए अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये देख कर रेन शॉक हो जाती है। अपना बंदा कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी इस वेयर हाउस को खाली करने में। वो मन में सोचता है कि अभी सोसाइटी को पता नहीं चला है इन ज़्यादा कोलैप्स के बारे में, लेकिन आज के बाद थाउजेंड ऑफ ज़ॉम्बीज़ रोज अपेयर होने लगेंगे। रेन उससे पूछती है कि हम इन सबको चुराने क्यों वाले हैं। अपना बंदा कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और मुझे तुम्हें अपनी स्क्वाड से भी रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अपोकलिप्स शुरू हो चुकी है। मैनेजर सबसे पहला बंदा था इस चीज़ को काउंटर करने वाला, और आगे चल के ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जो ज़ॉम्बीज़ बनेंगे और पूरी सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। हमें सर्वाइव करने के लिए ये सब करना ही होगा। अगर तुम सच में चाहती हो कि हम भी इस तरह ज़ॉम्बीज़ बन के मर जाएं और ये सारा खाना सप्लाईज वेस्ट हो जाए, तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। रेन ये सब सुनकर डर गई होती है। तभी हमें किसी चिल्लाने की आवाज़ आती है। एक बंदा ज़ॉम्बीज़ बन चुका होता है और वो अपनी ही वाइफ को काट रहा होता है। वहाँ के लोग उसकी मदद करते हैं। ये देखकर रेन घबरा जाती है और सोचती है कि जैसा यून ने कहा था, एपोकलिप्स शुरू हो चुकी है।
वो कहती है कि मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। एमसी ये सुनकर खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो तो हम यहाँ से सब कुछ गायब करते हैं, और वो वहाँ की सिक्योरिटी डिफेंस तोड़ देता है। रेन पूछती है कि हम सबसे पहले क्या ले। अपना बंदा कहता है कि हमें फूड से स्टार्ट करना चाहिए। वो फूड के डिब्बे पे हाथ रखता है और कहता है स्टोर, तो वहाँ का पूरा शेल गायब हो जाता है। रेन पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। एमसी कहता है कि तुम हाथ रखो और मन में कहो स्टोर। रेन सभी चीज़ों को स्टोर करने लगती है। वो खुश होकर कह रही होती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इन सबको स्टोर कर पाऊंगी। अपना बंदा कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि हमें और भी चीज़ें इकट्ठा करनी है, जैसे कि चॉकलेट, बिस्कुट, कैंडी और भी बहुत सारी चीज़ों का नाम लेता है। रेन कहती है कि मैं हर बार ये नहीं कर पाऊंगी। जब भी मैं स्टोर करती हूँ तो मेरी मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों ड्रेन हो जाती है। हम वेयर हाउस को पूरी तरह से स्टोर करने से पहले ही थक जाएंगे। एमसी सीरियस होकर कहता है कि तुमने सही कहा, हमें हमें पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें स्टोर कर लेनी चाहिए। वो कहता है कि जैसे कि नमक। वो कहता है कि इस अपोकलिप्स दुनिया में नमक ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा काम आती है। इससे पहले कि वो उस नमक को स्टोर कर पाता, रेन पूरी शेल्फ ही गायब कर देती है। रेन कहती है कि हम एक एक बॉक्स इकट्ठा करने से पहले हम पूरे शेल्फ को स्टोर कर सकते हैं। एमसी ये सुनकर खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आइडिया है। वो उसकी तारीफ करते हुए उसे जीनियस बताता है और कहता है कि हमें इस वेयर हाउस को जल्द से जल्द क्लीन करना पड़ेगा। वो कहती है कि हमें और कहाँ जाना है। अपने हमसे पूछता है कि क्या वो फिर से डर गई है। रेन कह रही होती है कि मैं डरी नहीं हुई, बल्कि मुझे तो ये तो बहुत ही ज़्यादा थ्रिल लग रहा है। फिर दोनों एक के बाद सभी वेयर हाउस को खाली कर देते हैं। दोनों थक के बैठ जाते हैं और रेन उसे याद दिलाती है कि हमें कुछ ठंडी चीज़ें भी स्टोर कर लेनी चाहिए। एमसी कहता है कि एक मैनेजर से यही एक्सपेक्टेड था। फिर रेन उससे शर्मा के पूछ रही होती है क्या जब अपोकलिप्स पूरी तरह फैल जाएगा क्या मैं उसके साथ रह सकती हूँ। एमसी कहता है कि तुम ये कैसे क्वेश्चन पूछ रही हो, ऑफकोर्स तुम मेरे साथ रह सकती हो क्योंकि तुम ही तो वेयर हाउस की मैनेजर रहोगी और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी तो किया है। रेन उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि तुम सबसे बढ़िया हो, आपसे जो तुम कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगी। तो हमें अब क्या करना चाहिए। दोनों फ्रीजर रूम में पहुंचते हैं। दोनों की खिड़खिड़ी बज रही होती है। एमसी कहता है कि हमें यहाँ आने से पहले कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए थे। रेन कह रही होती है कि हम इससे पहले कि कुछ स्टोर कर पाए हम इस ठंड से ही ना मर जाए। वहाँ पर एक वार्निंग आती है कि सभी स्टोर से इमीडिएटली लीव कर सकते हैं और दूसरे फ्लोर के ऊपर कभी ना जाएं। ये सुनकर रेन कह रही होती है कि हमें अब क्या करना चाहिए। एमसी उसे शांत कराते हुए कह रहा होता है कि हमें सेकंड फ्लोर से ही नीचे जाना चाहिए। एमसी मन में सोच रहा होता है कि आज वेयर हाउस में 2 ज़ॉम्बीज डिटेक्ट हुए हैं, एक तो मैनेजर हुआ था और एक सेकंड फ्लोर पर है। एमसी देखता है कि लोग चिल्ला रहे होते हैं कि 3 लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं छोड़ा गया। ये देखकर एमसी रेन को अपने पास खींचता है और कहता है कि मेरे पास रहना। ये देखकर कि एमसी उसे सेव कर रहा है, रेन ब्लश करने लगती है। फिर दोनों ज़ॉम्बीज की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर वे देखते हैं कि एक ज़ॉम्बीज एक आदमी को खा रहा होता है। एमसी सोचता है कि मुझे ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पुलिस आ ही जाएगी। सबसे पहले हमें ज़रूरत है सप्लाईज की, इससे पहले कि एपोकलिप्स पूरी तरह से फैल जाए। जहाँ से लोग भाग रहे होते हैं वे देखते हैं कि इमरजेंसी डोर ब्लॉक हो चुका है। अपना बंदा कहता है कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। वो एक खिड़की को तोड़ता है और वहाँ से कूद जाता है और रेन को कहता है कि तुम कूदो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। रेन उस पर विश्वास करके कूद जाती है और अपना बंदा उसे अपनी बाहों में कैच कर लेता है। एमसी सोचता है कि सिस्टम की वजह से मुझे ये बहुत ही ज़्यादा हल्की लग रही है। वो उसे नीचे उतारता है और रेन उसका शुक्रिया अदा करती हैं। वहीं एमसी सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील था। तभी पुलिस पहुंचती है और उनसे सभी लोगों से कहती है कि इमीडिएटली वहां से बाहर निकल जाए। एमसी कहता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है कि हमें यंगशुई सुपरमार्केट निकलना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के भी स्टोरेज वे खाली कर देते हैं। रेन कह रही होती है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था। एमसी कहता है कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिलिट्री आ चुकी होती है और वह सभी लोगों को वार्निंग दे रही होती है कि अभी अपने घर में सुरक्षित पहुँचें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। उनमें से एक आर्मी मैन कहता है कि तुम दोनों, क्या तुमने वार्निंग नहीं सुनी? अभी के अभी अपने घर जाओ। रेन कहती है कि हम अभी क्या करना चाहिए, क्या हम अपनी सुपरमार्केट में नहीं जाएंगे? बंदा कहता है कि यहाँ पर पुलिस और मिलिट्री दोनों आ चुकी है तो हम अभी मूव नहीं कर सकते, हमें रात का इंतजार करना पड़ेगा। रेन कहती है कि मैं तुमसे रात को मिलूंगी, पर अपना एमसी कहता है कि नहीं, तुम अभी घर नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि अगर तुम एक बार घर पहुंच गई तो तुम्हें बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। रेन पूछती है कि आखिर हम फिर रहेंगे कहाँ, अगर हम बाहर रहते हैं तो वे हमें पकड़ लेंगे। अपना एमसी कहता है कि मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हम जाएंगे गोल्डन लेक होटल। ये सुनकर रेन भी शौक हो जाती है कि गोल्डन लेक होटल, पर वहाँ जाने के लिए तो सिर्फ एक ही ब्रिज है, वो बंद होगा। अपना एमसी कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है,
वो कहता है कि हम इजीली नाव में जाकर पीछे से घूमकर वहां पर पहुंच सकते हैं। एमसी फिर उसे जल्दी करने को कहता है कि इससे पहले कि पूरी सिटी शट डाउन हो जाए हमें जल्द से जल्द करना होगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है CSCT गवर्नमेंट हॉल का। एक सीनियर ऑफिसर कहता है कि अभी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। 100 अटैक हो चुके हैं, 324 डेथ हो चुकी हैं और पूरा पुलिस सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो कहता है कि मुझे हाई अथॉरिटी से पता चला था कि और मैंने न्यूज़ में भी देखा है कि पिछले 1.5 महीने से इस वायरस के सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं। पहले इतने ज़्यादा नहीं था और हमारी गवर्नमेंट कुछ पेशेंट्स को डील कर पा रही थी, लेकिन अभी इस ज़ोंबीस वायरस का आउटबस्ट हो चुका है और हाई अथॉरिटी ने हमें कहा कि सभी लोगों को घर से बाहर ना निकलने दें और पूरी तरह लॉकडाउन लगा दें। फिर वो सीरियस होकर कहता है कि सभी लोग समझ गए। सभी लोग कहते हैं यस सर। हमें फिर एक स्पीड में भागती हुई कार का सीन दिखाया जाता है। लड़की कह रही होती है कि चार्ली तुम धीरे क्यों नहीं चलाते। लड़की उसे कह रही होती है कि ये यूएसए नहीं है, अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो यहाँ पर कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा। लेकिन लड़का उसे इग्नोर कर देता है। लड़की सोच रही होती है कि मैं इस जॉब से तंग आ चुकी हूँ। 1 महीने से मैं इसके ऐसे काम देख रही हूँ कि ये रोज पैसे खर्च करता है, ड्रिंक करता है और लड़कियों पे पैसे उड़ाता है। और आज जैसे ही इसे पता चला कि सिटी में ज़ोंबी देख गए हैं तो ये उन्हें देखने के लिए तुरंत गाड़ी निकाल ली। लड़की कहती है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। क्या हम वापस होटल में लौट सकते हैं। लड़का मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने अभी भी एक मेडिसिन रिसीव की है, मुझे बस उसका टेस्ट करना है। तभी उस लड़के को कुछ तो भी फील होने लगता है। वो गाड़ी का ब्रेक लगाता है और लड़की पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। लड़का कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे अपने आप को नोचने का मन कर रहा है। लड़की घबरा जाती है कि आखिरकार इसके साथ क्या गलत है। लड़का उसके पास आता है जिसके मुंह से खून और आंखें से खून निकल रहा हो। ये देखकर लड़की घबरा जाती है और गाड़ी से उतरती है। गाड़ी से उतरते हुए भाग रही होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार ये भी ज़ोंबी बन चुका है। वो अपनी सैंडल निकालती है और भागने लगती है। उसके पीछे पीछे चार्ली भी आ रहा होता है, लेकिन उसका पैर मुड़ने के कारण वो जमीन पर गिर जाती है। वो कह रही होती है कि मैं अभी हार नहीं मान सकती, क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। तभी उसे दिखाई देता है कि अपना यू और रेन आ रही होती है। फिर वो लड़की एमसी को हेल्प मांगती है। एमसी भी उसे देख लेता है और रेन से कहता है कि तुम केयरफुल रहना। वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी की रेस बढ़ाता है और अपने हाथ में स्टोरेज से अपनी एक्स निकाल लेता है। वो चलते चलते उसकी गर्दन काट देता है। ये देखकर वो जमीन पर पड़ी लड़की भी शॉक हो जाती है और अपना बंदा सोच रहा होता है कि वायरस अब बहुत ही जल्दी जल्दी फैलने लगा है। वो कहता है कि पहले विक्टिम वॉयलेंट होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो और दूसरे विक्टिम ढूंढते हैं उनको ज़ोंबी बनाने के लिए। रेन उस लड़की के पास आती है और उसे पानी की बोतल देते हुए कह रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। अपना बंदा भी कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वो भी कहती है कि तुम्हारे अगर मेरी मदद ना की होती थी शायद से मैं जिंदा नहीं होती। फिर वो अपना नाम बताती है हान केन। तभी अपना बंदा नोटिस करता है कि ये भी एक गॉड टियर ब्यूटी है। एमसी पूछता है कि वो क्या काम करती है। हान बताती है कि मैं एक सेक्रेटरी का काम करती हूँ। वो मानता है कि गॉडेस लेवल सेक्रेटरी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी कैंडिडेट करने के लिए। फिर एमसी उससे कहता है कि तुम थोड़ा मुंह मत करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। एमसी उसका हाथ पकड़ता है और मैच सक्सेसफुल हो जाता है। उसका नाम बताया जाता है कि हानियान, ऑक्यूपेशन सेक्रेटरी, और उसमें लिखा होता है कि गॉडेस स्क्वाड में ये आ चुकी है और तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट्स डबल हो चुके हैं। ये देखकर कि उसे एक और मेंबर मिल गया है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपना बंदा कहता है कि गॉडेस टीम में शामिल होने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव 95 होना बहुत ज़रूरी है। ये रूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है लेकिन फिर भी अच्छा है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर, जहाँ तक कि मुझे पता है, इसका मतलब है जो लड़कियां काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। एमसी टीम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करता है और वो देखता है कि उसकी एट्रीब्यूट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जो सिस्टम में ये सब लिखा हुआ है ये सब मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, बस मैं हानि उनकी एट्रीब्यूट बता देगा कि उसकी जो एबिलिटी है वो मेंटल चार्म है। ये देख कर कि हैन के सामने एक स्क्रीन आ चुकी है, वो घबरा जाती है। फिर अपना बंदा कहता है कि तुम्हें मैं कैसे बताऊं। तभी रेन कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। एमजी सोचता है सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए हान का प्रोफेशन उसके रियल प्रोफेशन से मिलता है। लाइक वो रियल में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, ऐसे ही चार्म वाली स्किल मिली है। तभी सिस्टम के अकॉर्डिंग से पता चलता है कि वो भी अपने मेंबर्स का स्किल्स यूज़ कर सकता है। रेन हान को सारी बात बता देती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। फिर हान एमसी से कहती है कि मैं समझ गई, अपनी टीम में लेने के लिए आपका शुक्रिया, मैं वही करूँगी जो आप मुझसे कहेंगे। अपना बंदा भी कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम टीममेट्स हैं। तभी वहाँ पर वार्निंग आती है कि जितने भी सिटीजन बाहर हैं वो अब तुरंत के तुरंत घर पहुँच जाएं। एमसी कहता है कि हमें जल्द से जल्द गोल्डन लेक होटल पहुँचना होगा
हान एमसी से कहती है कि चार्ली ने एक प्रेसिडेंटल शूट मतलब एक होटल बुक किया है, तो वो अब जबकि चार्ली मर चुका है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ये सुनकर एमसी भी खुश हो जाता है और रेन भी खुश हो जाती है कि वो इससे पहले आज तक किसी भी प्रेसिडेंटियल में नहीं रही है। हान रूम की तरफ की कार्ड लेने भागती है। वो जैसे ही देखती है कि गाड़ी में तो चाबी भी लगी हुई है, तो वो गाड़ी लेकर उनके सामने आती है और हान कहती है कि हमें डायरेक्ट इस कार से होटल पहुंच सकते हैं। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वे वहां से निकल जाते हैं। होटल पहुंचने के बाद अपना बंदा कहता है कि तुम दोनों मास्टर बेडरूम में सो जाना और मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा। ये देखकर हान भी खुश हो जाती है। हान उनको पानी सर्व कर रही होती है और मन ही मन में सोच रही होती है कि कैप्टन कितने डाउन टू अर्थ हैं। एमसी हान से कहता है कि मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, जब रात हो जाए तो मुझे जगा देना। आधी रात हो जाती है और हान एमसी को उठाने जाती है। हान एमसी से कहती है कि खाना रेडी है, फिर हम उसके बाद जा सकते हैं। एमसी देखता है कि उसके लिए खाना तैयार है। वो पूछता है कि ये खाना किसने तैयार किया। हान कहती है कि ये रेन ने तैयार किया है क्योंकि होटल में लिमिटेड खाना है। एमसी उन दोनों की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। वे देखते हैं कि मिलिट्री ने रोड लॉक कर दी गई है। एमसी दोनों को चिंता ना करने के लिए कहता है। तभी आर्मी देखते हैं कि उनके पास वे तीनों आ रहे हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि वे होटल लौट जाएं अभी के अभी। एमसी उसे अपना सेंट्रल कमांड का फेक आईडी कार्ड दिखाता है और उस पर मेंटल चार्म की स्किल यूज करता है, जिस वजह से वो मिलिट्री गार्ड अपने दोनों साथियों से कह देता है कि सब कुछ ठीक है। वे कार में जा रहे होते हैं। रेन उससे पूछ रही होती है कि क्या वो सच में सेंट्रल कमांड का ऑफिसर है। एमसी उसे ये बात बाद में बताने को कहता है। हान एमसी से कहते हैं कि हम शेल्टर हाउस पहुंचने ही वाले हैं। एमसी दोनों से कहता है कि आज रात हम मीट स्टोर करेंगे क्योंकि वे जल्दी से खराब नहीं होते, क्योंकि हमारे पास फ्रीजर भी है। फिर वे एक मिलिट्री के ट्रिक से बाईपास करते हैं। एमसी उन्हें पास करते हुए सोच रहा होता है कि शायद से वे इमरजेंसी में है, इसलिए उन्होंने हमें नहीं रोका। फिर वे शेल्टर हाउस पहुंचते हैं। वहां पर उन तीनों को सिक्योरिटी गार्ड रोकता है कि वे वहां पर क्या कर रहे हैं। अपना बंदा शांत खड़ा होता है। सिक्योरिटी गार्ड उस पर चिल्ला रहा होता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको इसके अंदर जाने का परमिट है। अपना बंदा उस पर मेंटल चार्म का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को सहलाने लगता है और फिर तुरंत अपना हेडबट मारता है, जिससे सामने वाला बेहोश हो जाता है। बाकी सिक्योरिटी गार्ड उस पर चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन वो फिर से अपने दूसरे साथियों पर हमला करके सभी बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर कि रेन भी शौक हो जाती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। एमसी हान की तारीफ करता है कि उसने अच्छा काम किया। हान मुस्कुरा के कहती है कि थैंक यू कैप्टन। फिर वहां पर और दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। वे उनसे पूछ रहे होते हैं कि उन्होंने क्या किया। फिर उसमें भी हान अपनी मेंटल चार्म का इस्तेमाल करती है। दोनों आपस में ही लड़के बेहोश हो जाते हैं। हान एमसी से कहते हैं कि ये सब काम उस पर छोड़ दे। वहीं रेन सोच रही होती है कि ये कितना बढ़िया है। फिर एमसी दोनों को अंदर चलने के लिए कमांड देता है। तीनों अंदर पहुंचते हैं और रेन किसी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है कि कोल्ड स्टोरेज उधर होगी। रेन उस दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन अपना बंदा उसे पीछे से पकड़ता है और उससे कहता है कि हम जल्दी नहीं कर सकते, हमें पहले कोल्ड रूम में जाने से पहले कपड़े पहनने होंगे, जिससे हम वहां मर ना जाएं। एमसी हान को ऑर्डर देता है कि अगर हमारे आसपास कोई आए तो उसको अलर्ट कर देना। तो ये दोनों अंदर पहुंचते हैं और रेन ये देखकर खुश हो जाती है कि वहां पर बहुत सारा मीट है। एमसी उसका गाल पकड़कर उसे चुप कराता है कि आज हमें बहुत सारा खाना और भी लेना है, इतने में बस खत्म नहीं करना। फिर रेन उन सबको स्टोर करने लगती है और तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं उसके मन में। बहुत सारा खाना स्टोर करने के बाद एमसी कहता है कि हमने बहुत सारा खाना स्टोर कर लिया है, तो हमें बाहर जाकर थोड़ी अपनी मेंटल एनर्जी रिकवर करनी चाहिए, फिर हम बाद में आके और भी खाना लेंगे। वे बाहर आते हैं। एमसी बाहर आकर हैन से पूछता है कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। हान भी कंफर्म करती है कि नो, यहाँ पर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एमसी हान की चिंता करते हुए सोच रहा होता है कि जब तक हान को कोई दूर से न मारे तब तक इसकी स्किल के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी उनके सामने एक ज़ोंबी आता है। एमसी हान को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि उसके पीछे रहे। जैसे ही ज़ोंबी उस पर हमला करने वाला होता है, हान अपनी मेंटल चार्म की स्किल यूज करती है, जिससे ज़ोंबी वहीं पर रुक जाता है। एमसी देखता है कि ज़ोंबी कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है। उसके सामने एक नाइफ पड़ा होता है। ज़ोंबी उसे उठाता है और अपने ही सिर में घोंप लेता है और अब जान से मर जाता है। एमसी ये देखकर डर जाता है कि हान अपनी मेंटल स्टेट का यूज कितने अच्छी तरीके से कर रही है। वो सोचता है कि अगर हान ने उस पर इस स्किल का इस्तेमाल किया तो उसका क्या होगा। वो सोचता है कि सिस्टम की वजह से वो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी उसकी फ्री विल उस पर हावी हो सकती है। फिर हान रेन को अपनी कुल्हाड़ी स्टोर करने के लिए देती है और रेन भी उसे स्टोर कर देती है। हान कहती है कि तुम्हारी स्पेस स्टोरेज की स्किल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एमसी हान को अपनी तरफ बुलाता है और उससे कहता है कि उसकी मेंटल चार्म की स्किल उस पर यूज़ करे। हान ये सुनकर चौंक जाती है और कहते हैं कि ये सही नहीं होगा। एमसी उसे चिंता करने के लिए मना करता है
फिर हान एमसी पर अपनी मेंटल स्टेट की स्किल यूज करती है। जैसे ही हान अपने एमसी पर मेंटल स्टेट की स्किल यूज करती है, वो किसी अलग ही जगह में पाता है। वो पाता है कि उसके पीछे हान खड़ी है। हान एमसी को कमांड देती है कि वो जंप करे, लेकिन अपना बंदा मूव नहीं करता। उससे एमसी को पता चल जाता है कि हान उसके कंट्रोल में है, ना कि एमसी हान के कंट्रोल में। एमसी फिर रेन से कहता है कि हमें दोबारा जाना होगा खाने को स्टोर करने के लिए। वे बाहर आ ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एमसी अपनी जैकेट में हाथ डालते हुए कह रहा था कि मेरे पास परमिट है, लेकिन वो अपनी मेंटल चार्म को एक्टिवेट कर देता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड होश खो देता है। एमसी सिक्योरिटी गार्ड से दावा करता है कि हम उससे कुछ पूछें या उन्होंने अपने ही आप को एक दूसरे को मारकर वहां बेहोश कर लिया। एमसी उन्हें बताता है कि शेल्टर का खाना चोरी हो चुका है। सिक्योरिटी गार्ड ये सुनकर शॉक हो जाता है। अपना एमसी कहता है कि मेरे पास क्लू है कि कौन है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये गुप्त है, इसलिए मुझे जाने दे क्योंकि मुझे चोर का पीछा करना है। एमसी वहां से गाड़ी में निकल जाता है। सिक्योरिटी गार्ड रिपोर्ट करता है कि शेल्टर आउट में से सारा मीट गायब हो चुका है, और वो अपने एमसी की गाड़ी का नंबर प्लेट भी बता देता है। हान एमसी से कहती है कि पुलिस वाले ने हमारी व्हीकल का नंबर प्लेट सभी चेक पॉइंट्स पे दे दिया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। रेन भी ये सुनकर खुश हो जाती है कि हम फ्रीली लूट कर सकते हैं। फिर वे दूसरे मीट शेल्टर पर पहुंचती हैं और उसे भी कुछ ही समय में खाली कर देते हैं। फिर पहले से 50 टन, दूसरे से 15 टन, तीसरे से 6 टन, ऐसा करके ये बहुत सारा मीट इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हान बता रही होती है कि हमारे पास 550 टन पोर्क, 120 टन बीफ और 45 टन मटन हो चुका है। रेन खुश होकर कह रही होता है कि इतना सब कुछ तो हम पूरी लाइफ में नहीं खा सकते। एमसी मन में सोच रहा होता है कि हमें और भी टीममेट्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, तो इतना भी मीट काफी नहीं होगा। फिर वे दूसरे वेयर हाउस के लिए निकल जाते हैं। फिर वे सभी रेड करके घर आ जाते हैं। एमसी बात लेकर बाहर आता है और उसे आवाज आ रही होती है कि हान ने बंस बनाए हैं। वो देखता है कि दोनों टॉवल में लिपटी हुई हैं। ये देखकर अपना बंदा थोड़ा नर्वस हो जाता है। एमसी भी सोच रहा होता है कि ये दोनों बाथरोब में क्या कर रही हैं। एमसी मन में सोच रहा होता है कि लगता है जिंदगी के अच्छे दिन आने वाले हैं। दूसरा दिन होता है, कमांड सेंट्रल दिखाया जाता है, जहाँ उस सीनियर अधिकारी को रिपोर्ट आ रही होती है कि हर जगह ज़ोंबीज फैल चुके हैं, और वो कह रहा होता है कि टी वायरस हर जगह फैल चुका है, और यहाँ तक कि उनके पास इतनी एबिलिटी आ चुकी है, ज़ोंबीज एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तभी सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि उनके सभी वेयर हाउस में से 700 टन प्लस मीट चोरी हो चुका है। वो सीसीटीवी फुटेज मांगने की डिमांड करता है, जब वो देखता है कि हमारे ये 3 बंदे उन जगह से पाए गए हैं जहाँ पर वेयर हाउस चोरी हुआ है, और ये जान के शौक हो जाता है कि वे अपने आप को एजेंट बता रहे हैं। लगता है मुझे इनकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। फिर वो उसके घर का पता करवाते हैं, जो कि होता है गोल्डन लेक होटल। सीनियर ऑफिसर बाकी को कहता है कि हम अभी उनसे मिलने जाएंगे। सीनियर ऑफिसर कहता है कि इन फेक्स की मैं खुद ही जानकारी करूंगा। वे जो सिक्योरिटी गार्ड आपस में लड़ रहे थे, उनमें से सिर्फ 3 बचे हैं। वे भी इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बता सकें। ये सुनकर वो ऑफिसर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमसे उठता है और सोचता है कि हमारे पास अभी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। वो तैयार होता है और सोच रहा होता है कि हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है। वो गर्ल्स के रूम में जाता है और देखता है कि दोनों उसी बाथरूम में सोई हुई हैं। वो उनकी चादर हटाता है, उन्हें उठने के लिए कहता है। एमसी हान को देखकर शौक हो जाता है, क्योंकि हान बहुत ही ज्यादा सिडक्टिव वे में उठ रही होती है और उसकी तरफ देखती है। रेन भी उठती है और कहती है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों होगी, और वो हैन से पूछती है कि मेरा बन किधर है। हान उसे जगाते हुए कह रही होती है कि जल्दी से उठ जाओ, कैप्टन हमें उठाने आए हैं। लेकिन रेन फिर भी नींद में कह रही होती है कि मेरे बंद किधर है। एमसी वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि तुम कपड़े पहन लो, इतने में मैं नहा लेता हूँ। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है। मैं अपनी वॉइस ओवर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगले एपिसोड में मिलते हैं। कमेंट में लिखते जाना है नेक्स्ट एपिसोड। तो अब हमारा मेन कैरेक्टर नहा धो के तैयार हो चुका है और उसके दोनों टीममेट भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं। जब सब निकलने के लिए तैयारी होते हैं तो उनके दरवाजे पे डिंग डोंग हान कह रही होती है कि मैं जाके चेक करती हूँ। जब वो गेट के छेद से देखती है तो देखती है कि एसोसिएशन वाले कुछ तो भी लोग आए हुए हैं, कि मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, लेकिन हमसे कहते हैं कोई बात नहीं, उन्हें अंदर आने दो। हान दरवाजा खोलती है और पूछती है कि आप किसको खोज रहे हैं। तभी गवर्नर कहता है कि मैं इस सिटी का गवर्नर हूँ, मैं बस कुछ चेक करने आया हूँ। एमसी उनको अंदर बुलाता है और उन्हें सोफे पे बिठाते हुए उनसे पूछता है कि चाय लोगे आप। गवर्नर एमसी से पूछ रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम एक स्पेशल एजेंट हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तुम कहाँ से आए हो और तुम किस गवर्नमेंट के लिए काम करते हो? एमसी भी अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ गवर्नर मेरे ही घर पे आ चुके हैं, अब मैं सारे डाउट क्लियर करके फिर मुझे कोई नहीं रोकेगा। एमसी अपनी आईडी गवर्नर के सामने रखता है और अपनी मेंटल चार्म एक्टिवेट करता है। गवर्नर उसके प्रभावित में आ जाते हैं। हमसे पूछता है कि अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। गवर्नर भी खड़ा होता है और उससे दिल से अपोलोजाइज करता है। पीछे हान और रेन खड़ी होकर हंस रही होती है। हमें तो पता है क्यों हंस रही है वे।
एमसी भी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको मेरी आइडेंटिफिकेशन कंफर्म होगी इसलिए बस बहुत है। एमसीयू से एक स्पेशल परमिट की डिमांड करता है ताकि हमें आगे कोई एजेंट रोके ना। और एमसी मनी मन में सोच रहा होता है कि जब हमारे पास स्पेशल परमिट आ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। गवर्नर भी हंस के मान जाता है कि ठीक है। फिर अपनी टीम कहीं तो भी निकल जाती है। अपना बंदा पूछ रहा होता है कि क्या सब कुछ ठीक है, और दोनों को बता रहा होता है कि एस सिटी जल्दी पूरे वायरस से म्यूटेंट होने वाली है। वे किसी दूसरे शेल्टर पे पहुंचते हैं, फिर से वहाँ पर मेंटल चार्म एक्टिवेट करते हैं और वहाँ के बंदे सभी सीसीटीवी कैमरास को तोड़ देते हैं। वहाँ के कुछ और गार्ड्स भी आते हैं, उन्हें रोकते हैं, लेकिन वही होता है जो हमेशा होता है, वे उन्हें मार देते हैं और खुद को भी। फिर वो रेन को ऑर्डर देता है कि तीनों ट्रक को वेयर हाउस के अंदर लाओ, और हान को कहता है कि तुम मेरी मदद करो गन्स को कलेक्ट करने के लिए। वो एक गन को उठाता है और सोच रहा होता है कि अब जब हमारे पास गन होगी तो हम और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेंगे। फिर वो एक गन रेन को देते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें इसे बाद में चलाना सिखाऊंगा। तभी तीन लोग वेयर हाउस से बाहर आते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि अंदर एक ज़ॉम्बी है, और अपना बंदा अंदर की तरफ भागता है दोनों को लेकर। एमसी अंदर आता है और देखता है कि ज़ॉम्बीज़ लोगों को खा रहे हैं। एमसी सोचता है कि इससे पहले कि और भी ज़्यादा क्रॉप्स बढ़ जाए हमें इन्हें मारना होगा। अपना बंदा एक्स लेता है और एक ज़ॉम्बी को मार देता है। वो सोच रहा होता है कि मैं अपनी मेंटल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मुझे कुछ और रास्ता देखना होगा। तभी वो कुछ और ज़ॉम्बीज़ को मारता है और अपने हाथ में अपनी स्पेस स्टोरेज से एक गन निकाल लेता है जो कि फ्यूज़न होती है। अपनी मेंटल एनर्जी का यूज़ करते हुए तो मैं ड्रेन हो जाऊंगा, इसलिए मुझे गन का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी वो गन से बहुत सारे ज़ॉम्बी से एक ही बार में मार देता है। हान कहती है कि मैं अभी भी अपनी मेंटल चार्म का इस्तेमाल कर सकती हूँ। एमसी कहता है कि नहीं, तुम्हें उन्हें देखभाल का इस्तेमाल करना चाहिए, और कहता है कि हमें सबसे पहले अब हमें सप्लाईज को मूव करना चाहिए अपनी स्पेस स्टोरेज में। वे वहाँ से निकलते हैं। सभी सामान को स्टोर करने के बाद रेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टन्स और फूड सप्लाई स्टोर किया है। अपने बंदा सोच रहा होता है कि सिटी बहुत ही जल्दी फॉल करने वाली, क्योंकि 6 दिन ही बचे हैं जब से मैं पास्ट लाइफ में आया हूँ, तब से 6 दिन ही और बचे हैं एपोकलिप्स को पूरी तरह फैलने में। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ एयर जेट्स हवा में उड़ रहे हैं और उसमें से आर्मी मैन्स नीचे उतर रहे हैं पैराशूट के जरिए। हमसे सोच रहा होता है आर्मी बस ज़ॉम्बीज को फैलने से रोक सकती है, वे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, तो हमें जल्द से जल्द मूव करना चाहिए। वो कहता है कि हमें आगे बढ़कर और भी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। रात हो गई होती है। एमसी हान से कहता है कि उस ट्रक के साइड में गाड़ी रोको। वह गाड़ी रोकती है और देखता है कि ट्रक में से ब्लड आ रहा है। ये कहता है कि व्हीकल में शायद से एक बंदा ज़ॉम्बीज़ बन गया होगा और उसने दूसरे बंदों को भी ज़ॉम्बीज़ बना दिया होगा। रेन ये देख के खुश हो जाती है कि अब उसमें कोई भी नहीं होगा, मतलब इसका ओनर कोई नहीं है, क्या हम इसे ले सकते हैं। अपना बंदा भी शौक हो जाता है कि ये पहले तो बहुत ही ज़्यादा नखरे करती थी फ्री की चीज़ लेने में, लेकिन लगता है फ्री की चीज़ लेने में रेन बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी है। ये ट्रक हमारे लिए एक स्पेस का काम कर सकता है, और उस ट्रक को भी अपनी स्पेस में कलेक्ट कर लेता है। एमसी फिर उनसे कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए और कुछ आराम करना चाहिए। रेन पूछ रही होती है कि तुमने उसे कलेक्ट की हुई है। रेन उस पर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि मैंने इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी चीज़ को कलेक्ट नहीं किया था। अब एमसी भी कह रहा होता है कि ठीक है, अगली बार तुमसे तरह की चीज़ को कलेक्ट करना। फिर हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों की डेथ दिखाई जा रही होती है कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में कितने लोग मर चुके हैं, और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं अपना गवर्नर देख रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि हमारी सिटी लगभग फॉल ही होने वाली है, मतलब हमारी सिटी लगभग गिरने वाली है। मुझे आइडिया नहीं है कि मैं हालत में क्या कर सकता हूँ। फिर वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता होता है कि बाहर की सिटी से आए हुए कमांडर्स भी अपनी सिटी के बाहर आ चुके हैं। गवर्नर पूछता है कि वे लगभग कितने हैं। गार्ड कहता है कि वे सिर्फ 1000 हैं। ये देख के वो शौक हो जाता है कि सिर्फ 1000, ये तो पूरी बकेट में से सिर्फ एक बूंद की लगभग है। गार्ड कहता है कि वायरस लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है और हर एक बंदा अपनी सिटी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। ये सुनकर गवर्नर शौक हो जाता है कि अब ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, अब हमें इसको छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, तो हमें अभी अपने जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। हमें कुछ दिन और रुकना चाहिए। अगर पूरी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं आई तो हम अपनी सप्लाईज गैदर करके इवैक्यूएशन पे ध्यान देंगे। गार्ड शोको कहता है कि पूरी सिटी में लगभग 8 लाख लोग। गवर्नर कहता है कि हम सभी को नहीं बचा सकते, लेकिन हम उन्हें फ्री छोड़ सकते हैं कि जब तक वे आ सकते हैं अपनी इवैक्यूएशन में हम उनकी जान बचाने में पूरी कोशिश करेंगे। फिर उसे ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और मिलिट्री को ऑर्डर दो कि हेलीकॉप्टर में जाए और लोगों को इवैक्यूएशन करने में मदद करे। जैसे ही गार्ड वहाँ से निकल रहा होता है वो चक्कर खा के गिर जाता है। गवर्नर ये देख कर शौक हो जाता है कि इसके साथ क्या गलत है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गार्ड भी ज़ॉम्बी बन चुका है। गवर्नर शौक होकर गार्ड्स को बुलाता है। गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि एक गार्ड्स ज़ॉम्बी बन चुका है। वो ज़ॉम्बी गार्ड्स पे हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। गवर्नर कहता है
फायर कर दो, उसे जान से मार दो। तभी गार्ड्स अपनी बंदूक निकाल के उस पर गोली चला देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। गवर्नर कहता है इसे यहाँ से ले जाओ, और भी वहाँ से उसे ले जा रहे होते हैं। अपना गवर्नर सोच रहा होता है कि हर बंदा हर सेकंड ज़ोंबी बनता जा रहा है। फिर हमें एक अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की अपने डैड को कॉल मिला रही होती है, लेकिन वहाँ से आंसर नहीं आ रहा होता है। वो लड़की सोच रही होती है, उसका नाम आना होता है। आना सोच रही होती है कि मैंने अपने मॉम डैड को बहुत ही ज़्यादा बार कॉल कर चुका है, वे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। तभी उसे घुर्राने की आवाज़ आती है। वो शौक हो जाती है कहीं वहाँ पर वो लड़की, और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सच में ज़ोंबी बन चुकी है। ये देखकर आना डर जाती है और सोच रही होती है कि अगर मैं उससे नहीं बची और उसने मुझे बाइट कर ली तो मैं भी ज़ोंबी बन जाऊंगी। वो बाथरूम में छुपने के लिए सोचती है, लेकिन वो सोचती है कि अगर उसने मुझे ज़रा सा भी देख लिया तो मुझे एक भी सेकंड नहीं देगी बाइट करने में। वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, ये 30 फ्लोर यार, वो जंप भी नहीं मार सकती। वो सोच रही होती है कि अब वो क्या करे क्या करे क्या करे। तभी वो देखती है वो अंदर आने की कोशिश कर रही है। आना डर जाती है कि अब वो क्या कर सकती है। वो देखती है एक अलमीरा। वो एक अलमीरा देखती है और उसमें छुपने का आइडिया सोचती है। तभी ज़ोंबी अंदर आती है, ढूंढ रही होती है। आना डर जाती है कि मुझे शांत रहना होगा, अगर मैं थोड़ी सी भी नॉइज़ की तो ये मुझे ढूंढ लेगी। शायद से मुझे अब पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन उसका फ़ोन तो बाहर सोफे पर ही रह चुका है। ये देखकर डर जाती है, अगर मैंने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो मुझे देख लेगी एंड ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरी बात होगी। तभी हमें दिखाया जाता है अपने बंदे का सीन, और वो शाम के 7 बजे उठ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो देखता है कि रेन बहुत ही ज़्यादा स्वीट ड्रीम्स में खोई हुई होती है। वो सोच रहा होता है कि शायद रेन की मेंटल स्टेट बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसलिए उसे रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। मुझे लगता है कि उसे और ज़्यादा सोने देना चाहिए। तभी हान उठती है और देखता है कि हान भी कुछ ज़्यादा ही थकी हुई लग रही है। तभी वो कुछ तो भी आवाज़ सुनता है और हान से कहता है कि तुम यहीं रह के ध्यान दो और मैं जाके देख के आता हूँ कि वहाँ पर क्या गलत है। अपना बंदा उस तरफ भागता है और देखता है कि बहुत सारे ज़ोंबी लोगों पे हमला कर रहे होते कि अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं यार। 2 दिनों में इतनी ज़्यादा मात्रा में ज़ोंबीज फैलते जा रहे हैं। हमने अभी तक इनफ सप्लाईज को कलेक्ट भी नहीं किया है। टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है हमारे। वो देखता है कि एक लड़की उसे मदद के लिए बुला रही होती है। वो लड़की कह रही होती है कि मुझे मार दो, मुझे ज़ोंबीज नहीं बनना। अपना बंदा उसकी ख्वाहिश पूरी करते हुए अपने गन से उसे मार देता है। वो उसका थैंक यू करते हुए मर जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हेन और रेन दोनों शॉक हो जाती है। क्योंकि अपना एमसी बहुत सारी ज़ोंबीज को उनकी तरफ ला रहा होता है। वो गाड़ी पे जंप मारता है और एक ही स्लैश में उन सब की गर्दन काट देता है और वे सब गर्दन जमीन पे गिर जाती है। इस फुर्ती और काम को देखकर दोनों ही लड़की ब्लश करने लगती हैं। एमसी सोच रहा होता है कि मेरे लिए अच्छा है कि मैं इन ज़ोंबीज को एक ही स्लाइस में मार रहा हूँ, क्योंकि मेरी एबिलिटीज 4 टाइम्स बढ़ चुकी हैं। हान उससे पूछती है कि कुछ गलत तो नहीं हुआ। एमसी कह रहा होता है कि नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ, अब हमें इससे जल्दी जल्दी निकलना होगा। वे गाड़ी लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। एमसी कह रहा होता है कि हर मिनट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है, हमें हर समय कॉम्बैट के लिए रेडी रहना होगा, और हम जब सप्लाईज को गैदर कर लेंगे तो उसके बाद हमें अपनी सारी मेंटल एनर्जी बचा के रखनी होगी। एमसी कह रहा होता है कि अगर तुम टायर्ड फील करो तो ये तुरंत के तुरंत रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हान भी उसकी बात मान लेती है। एमसी फिर मन में सोच रहा होता है कि हमने लगभग सभी कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस खाली कर दिए हैं और हमने 14,200 टन ऑफ वैराइटीज मीट्स कलेक्ट कर लिए हैं और 4500 टन वेजिटेबल फ्रूट्स एंड एग्स कलेक्ट किए हैं। हमने बहुत ही सारा सामान इकट्ठा तो कर लिया है, लेकिन लगता है सभी बहुत ही ज़्यादा थक चुके। पिछले 15 घंटों से हमने लगातार काम किया है। तभी वो देखता है एक धमाके की आवाज़, जहाँ पे कुछ सोल्जर्स ज़ोंबीज को बंदूकों से मार रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि अभी गन्स का इस्तेमाल करने में ज़रा भी नहीं घबरा रहे हैं। एमसी हान से कहता है कि हमें जल्द से जल्द अपने होटल पे जाना होगा, रेस्ट करना होगा। होटल बहुत ही ज़्यादा सेफ है, चाहे बाहर की चीज़ कितनी भी सुरक्षित लगे। एमसी कहता है कि सभी जल्द से जल्द रेस्ट कर लो। फिर वे 801 रूम नंबर में चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 802 नंबर का उसके बाजू वाले कमरे का रूम, जहाँ पे आना होती है। वो सोच रही होती है कि बाजू वाले कमरे में कुछ लोग आए हैं और वे यहाँ से बाहर इजीली और अंदर इजीली आ सकते हैं, जबकि मैं यहाँ पर अलमारी में ट्रैप हो चुकी हुई हैं। मैं बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए यहाँ पर क्लोजेट में बहुत ही ज़्यादा स्टक हो चुकी हुई हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉयलेट आ रहा है। काश कोई तो आ जाए और मेरी मदद करे। हमें शाम 4 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना बंदा सोकर आराम करके उठ चुका है। रेन उससे कह रही होती है कि देखो बाहर कुछ मिलिट्री व्हीकल्स आए। अपना बंदा वहाँ जाता है और देखता है कि मिलिट्री व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ चुकी हैं। हान एमसी से कह रही होती है कि लगता है लॉकडाउन फेल हो चुका है और कुछ लोग पहले ही सिटी से बाहर जा चुके हैं। एमसी कह रहा होता है कि ये आज नहीं तो कल होना ही था, और मन में सोच रहा होता है कि लेकिन ये मेरी पिछली लाइफ से बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रहा है।
वो कह रहा होता है कि जल्द से जल्द खाना खा लो और उसके बाद हम बाहर जाकर सिचुएशन का जायजा लेंगे। आना भी ये सुनकर शौक हो जाती है कि हम फेल हो चुके हैं और सभी लोग इवैक्यूएशन के लिए इस सिटी से बाहर जा रहे हैं। वो ये मेरे आसपास के रहने वाले सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं और वे रेस्क्यू के लिए, और मैं रेस्क्यू के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। मुझे बस यहाँ रहकर तड़पना होगा और मैं किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती। मैं यहाँ पर अपनी दम घुटने तक क्या यहाँ पे मरने वाली हूँ। मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है, मैं और सहन नहीं कर सकती। तभी अपनी टीम वहाँ से निकल रही होती है और आना सोच रही होती है कि क्या वो यहाँ से निकल रहे हैं। अगर वे यहाँ से निकल गए तो क्या मैं अपने यहाँ पर अकेले मरने का इंतजार करूँगी? नहीं, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। तभी वो ज़ॉम्बीज़ कुछ तो भी आवाज़ करती है और उससे फव्वारा खुल जाता है। फव्वारे की आवाज़ सुनते ही वो कहती है कि वो बाथरूम में है, मतलब मेरा अभी चांस है यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकलने का। वो एक चादर लेती है और ज़ॉम्बीज़ की तरफ भाग रही होती है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ झपट्टा मारता है लेकिन उसके ऊपर टॉवल घेर के वो वहाँ से जल्द से जल्द निकल जाती है और वो चिल्ला रही होती है कि कोई तो उसकी मदद करे। अपनी टीम ये देख के शौक हो जाती है कि उसकी तरफ कोई तो भी तेजी से भाग के आ रहा होता है। वो कोई नहीं, आना होती है। हेल्प मांगते हुए उसकी तरफ बढ़ रही होती है और उसके पीछे ज़ॉम्बी होती है। आना एमसी के पास आते हुए कह रही होती है कि जल्दी, वहाँ पर ज़ॉम्बी है, हमें जल्द से जल्द कहीं ना कहीं छुपना चाहिए। एमसी सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि कहीं ना कहीं ज़ॉम्बी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमारे बाजू वाले कमरे में ही ज़ॉम्बी है। और वो आना से कह रहा होता है कि तुम भाग क्यों रही हो, जबकि वो पहले से ही अंधी हो चुकी है। और वो सोच रहा होता है कि ये लड़की पिछले एक दिन से ज़ॉम्बी के साथ ट्रैप थी एक रूम के अंदर और इसने अपने आप को मैनेज किया और अपनी अकल के ज़रिए एस्केप करने में कामयाब हो गई। आना कहती है कि हमें जब ज़्यादा बाहर जाना चाहिए और किसी भी सोल्जर्स को बुला के लाना चाहिए, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ देख नहीं सकती लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एक डेंजर ही है। तभी हान आगे आके कह रही होती है कि लगता है मुझे ये हैंडल करना पड़ेगा। एमसी उससे कहता है कि नहीं, अगर तुमने उसे कुछ भी कहा तो यहाँ पर सब जगह ब्लड हो जाएगा और हमें यहाँ वापस आके रहना भी है। चलो उसे उसी की मर्जी से इस बिल्डिंग से खुदा देते हैं। आन भी कह रही होती है कि हाँ सच में ये अच्छा काम करेगा। आन अभी सोच रही होती है कि क्या वो खुद से जंप करेगी, क्या ये सच में ऐसा कर सकते हैं। तभी आन अपनी मेंटल चार्म एक्टिवेट करती है जो ज़ॉम्बी पर इफेक्ट करता है। ज़ॉम्बी पीछे मुड़ता है, खिड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। आना भी ये देख के शॉक हो जाती है और ज़ॉम्बी खिड़की से कूद जाता है। आना ये इससे कह रही होती है कि अभी क्या हुआ, क्या वो 30 फ्लोर से कूद गई, क्या वो बचेगी? और वो सोच रही होती है कि क्या ये किस तरह के लोग हैं, इन्होंने कहा और वो सच में हो गया, और ये लड़की तो खूबसूरत भी है। तभी एमसी उसका ध्यान खींचते हुए कह रहा होता है कि तुम अब से पहले क्या करती थी? मैं होटल में कसिनो डीलर का काम करती। एमसी कहता है कि रुको जरा भी मत हिलना। एमसी सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और प्रीटी है, लगता है सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। और आना पे अपनी सिस्टम की एबिलिटी इस्तेमाल करता है और नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक मैचिंग प्रोसेस हो रही है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी इंफॉर्मेशन, नाम आना, ऑक्यूपेशन डीलर और रेटिंग 96। और वो फाइनली अपनी एमसी की टीम में रिक्रूट हो जाती है, जिससे अपने बंदी के सारे एट्रीब्यूट्स 2 गुना बढ़ जाते हैं। एमसी भी सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस तरह के लोग भी मेरे टीम में ज्वाइन हो सकते हैं। आना उससे पूछती है कि ये मेरे सामने क्या है। एमसी सोचता है कि आना की जो एट्रीब्यूट्स है वो मॉन्स्टर किलिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स काम आते हैं ये उन्हें ड्रॉप करती हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एट्रीब्यूट्स। आना की स्किल बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं उसकी स्किल शेयर भी कर सकता हूँ अपने साथ। लगता है मुझे जल्द से जल्द इसकी स्किल का इस्तेमाल करके देखना होगा। एमसी उन तीनों से कहता है हमें बाहर जाना चाहिए और आना तुम्हें ये दोनों सब कुछ बता देंगी। तभी आना अपने एमसी से कहती है कि मेरे लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना। अपना बंदा भी क्लूलेस होकर उसे देख रहा होता है। आना जल्द से जल्द भागती है टॉयलेट की तरफ, और हमें पता ही है वो कितने दिनों से अपनी टॉयलेट को रोके बैठी होती है। वो फाइनली कर लेती है। अपना बंदा भी ऑकवर्डनेस में पीछे मुड़ जाता है। हान उससे पूछ रही होती है कि क्या वो ठीक है? आना कह रही होती है कि हाँ अब मैं टोटली ठीक हूँ। आना राहत की सांस भरते हुए कह रही होती है कि फाइनली मैं पिछले कई दिनों से इसे रोक के बैठी थी। वो वहाँ से खड़ी होती है, अपने आप को मिरर में देखते हुए सोच रही होती है कि मैं इस पे विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं पावरफुल बन गई। यहाँ तक कि मेरे पास स्ट्रेंथ ही नहीं आई, मेरे पास स्पिरिचुअल एबिलिटीज भी आ चुकी हैं। तभी वो एक कार्ड का पत्ता उठाती है और वो फेंकती है। वो कार्ड का पत्ता जंप मारता है और एक टेबल में जाके गड़ता है, जो कि पूरा अंदर धर चुका है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। वो मन में सोचती होती है कि अगर मुझे ये पावर पहले मिली होती तो मैं पिछली रात में उस ज़ॉम्बीज़ को मारकर बाहर निकल आती, मैं इतनी तड़पती नहीं। तभी वो अपने बंदे की प्रोफाइल देखती है कि अपने बंदे का नाम यू है। अगर उसने मुझे किक कर दिया तो मेरी सारी एबिलिटीज़ गायब हो जाएंगी। और वह सोच रही होती है कि मुझे
अपने कैप्टन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो मुझे फ्यूचर में कभी भी किक ना कर दे अपनी टीम से, ताकि मैं इस अपोकलिप्स दुनिया में सर्वाइव कर सकूं। दूसरी तरफ अपनी टीम में एक बंदे को रिक्रूट करने के लिए उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया जाता है और उसमें सभी टीम मेंबर्स के लिए आउटफिट होती है और उन आउटफिट में भी कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि ऑटो क्लीन हो जाती हैं, ऑटो रिपेयर हो जाती हैं। उसमें कुछ एबिलिटीज़ भी हैं जैसे कि कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक्स और बेसिक गन टेक्निक्स। एमसीबी ये देख कर खुश हो जाता है कि वाह, सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद है, ताकि अब हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी अपनी टीम के कपड़ों के गंदा होने की और हमें फाइटिंग सीखने की। तभी अपना एमसी सभी टीम मेंबर से कहता है कि मेरे पास तुम सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज गिफ्ट है। हान अपने कपड़े पहनते हुए कह रही होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, चाहे मैं इतना कितना भी खींच लूँ ये तो कभी भी फटेंगे नहीं। और यहाँ तक कि मैंने जो हाई हील पहनी है वे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और उनके पहन के मैं भाग भी सकती हूँ और मैं गिरूंगी मैं नहीं। और आना भी कह रही होती है कि मैं जब से इन कपड़ों को पहना हुआ है तो मेरे अंदर कुछ स्किल्स भी इन बिल्ड ऑटोमेटिक आ चुकी हैं और लगता है मैंने आपकी टीम को चूज़ करने में कोई गलती नहीं की है। एमसीबी उनकी तारीफ करते हुए फिर आगे बढ़ने की ऑर्डर देता है। तभी वे ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और देखते हैं कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ज़ोंबी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ और सोल्जर्स को बुला के लेकर आता हूँ। अपना बंदा सोच रहा होता है कि जब से आना ने अपनी टीम को ज्वाइन किया है तो मेरे पास मॉन्स्टर को मारने के लिए परफेक्ट स्किल आ चुकी है, अब इसको टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। तभी वो एक कार्ड लेता है और एक ज़ोंबीज़ की तरफ फेंकता है जिससे ज़ोंबीज़ की खोपड़ी ये दो हिस्सों में हो जाती है। अब एमसी सोच रहा होता है कि लगता है कि मैं इन्हें अपनी व्हील से मूव करा सकता हूँ ज़ोंबी को मारने के बाद। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ज़ोंबी से कुछ तो भी निकल रहा होता है और वो अपनी एमसी की तरफ बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे कि आना की स्किल थी कि वो ज़ोंबीज़ को मार सकती है और कोई भी इक्विपमेंट ड्रॉप कर सकती है, तो उसे एक सोर्ड मिली होती है। सिस्टम में लिखा होता है कि आप लकी हो कि आपको एक टांग सोर्ड मिली है और आपकी सोर्ड ऑटोमेटिकली स्पेस वेयर हाउस में कलेक्ट हो चुकी है। फिर वे चारों कार में निकल जाते हैं। अपना बंदा तलवार को चेक करते हुए सोच रहा होता है कि क्या ही धार। हन भी उसे वार्निंग देते हुए कह रही होती है आप गाड़ी में तलवार के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। एमसी भी कह रहा होता है कि मैं बस देखना चाहता है कि आनो की एबिलिटी से ड्रॉप हुए इक्विपमेंट आकर कितने ताकतवर हो सकते हैं। तभी रेन देखती है और कह रही होती है कि हमें चलते चलते सिर्फ कुछ ही देर हुई है और हमें देखने को मिल रहा है कि ज़ोंबीज़ ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। लगता है सिटी बहुत ही ज़्यादा बुरी से बुरी हालत में गिरती जा रही है। तभी एमसी यहाँ रेन से कह रहा होता है कि इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा फूड सप्लाईज की ज़रूरत है और हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है जो हमें इस अपोकलिप्स दुनिया में मदद करेंगी। और इसके साथ साथ हमें स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होगी ताकि हम अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें प्रोटेक्ट कर सके जिन्हें हम चाहते हैं। तभी वे ग्रैंड स्टेशन पहुंचती हैं। ग्रैंड स्टेशन मतलब वहीं जो गेहूं चावल मिलते हैं वहीं वे तीनों उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अलग फील आ रही होती है। एमसी कहता है कि सभी अलर्ट पे रहना, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वे आगे बढ़ते हैं और आन उससे कह रही होता है कि यहाँ पर सच में कुछ गलत है, यहाँ पर ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है, सभी गेट्स खुले हुए हैं। एमसी आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं आगे जाके देखता हूँ, तुम सभी अलर्ट पे रहना। एमसी आगे बढ़ता है, अपनी तलवार से गेट खोलता है और देख के शॉक हो जाता है कि आगे गन्स की शेल और खून पड़ा हुआ है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे पहले फाइट हो चुकी है। वो देखता है कि कहीं से तो भी घुटराने की आवाज़ आ रही होती है। अपना एमसी कहता है कि वहाँ पर चल के हमें देखना होगा। वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोंबीज़ चारों तरफ फैल चुके हैं। हान कह रही होती है कि लगता है ज़ोंबीज़ ने एक दूसरे को काट के सभी को दूसरे को इन्फेक्ट कर दिया। तभी ज़ोंबीज़ उन सब पे हमला कर देते हैं। एमसी चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सभी चारों तरफ फैल जाओ और उनको जान से मार दो। आना आगे बढ़ती है, अपने कार्ड्स को ज़ोंबीज़ पे फेंकती है और वो धमाका कर देती है। आना की एबिलिटी से जो ड्रॉप गिरी होती है वो सोचती है कि मैं इन ड्रॉप्स को भी नहीं लूट सकती, लगता है मुझे बाद में आना पड़ेगा। एमसी भी मारते हुए सोच रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ईजियर हो चुके हैं इस कटाना की वजह से। और अपना एमसी आगे बढ़ते हुए बहुत सारे ज़ोंबीज़ को मार रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि 100 में से 30 बंदे लूट ड्रॉप कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट चांस है। हान दो ज़ोंबीज़ को रोकती है और रेन को आवाज़ मारती है। रेन आती है और उनका दोनों का गला काट देती है। तभी रेन के पीछे से एक ज़ोंबी हमला करने की कोशिश करता है। ज़ोंबी पर आगे कार्ड लगता है। तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए दोनों उस ज़ोंबीज़ को मार गिराती हैं। तभी आना की कह रही होती है कि क्या वे दोनों ठीक है। रेन भी कह रही होती है कि तुम्हारी मदद के लिए थैंक यू, हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी उस ज़ोंबीज़ को मार पाए। तभी अपने एमसी उनका ध्यान खींचते हुए कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, हमें अब अपनी लूट पर ध्यान देने चाहिए कि हम कितने लकी हैं। तभी उन सब गिट को खोल देता है और वहाँ से निकलती है गन्स, गोलियाँ और कुछ कटानास। ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एमसी कह रहा होता है सबसे ज़्यादा औसम बात है कि यहाँ पर गन्स और बुलेट्स भी निकल रही हैं। और एमसी इन तीनों से कह रहा होता है कि तुम सब इन्हें अपनी एबिलिटीज़ के
हिसाब से आपस में बांट लो। आना उन दोनों से कह रही होती है कि मैं अपनी स्किल्स की मदद से अपने कार्ड्स को अटैक के रूप में, कंट्रोल के रूप में मैं दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो तुम सभी वेपन्स को आपस में बांट सकते हो। तभी हान रेन से कह रही होती है कि तुम पहले पिक करो, मेरी जो एबिलिटीज़ है वो कंट्रोल करने की है, तो हमें कॉम्बैट पावर की ज़रूरत होगी। तभी एक शायरी मारते हुए कह रही होती है, रेन कह रही होती है कि थैंक यू सिस रेन, और हाना मैं लूंगी कटाना। रेन भी उसकी तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि हाँ ये तुम पे सूट भी करता है। रेन भी कह रही होती है कि हाँ अगर तुम कह रहे हो तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ही होगा, और हान ने गन ले ली होती है। फिर एमसी हान और आना से कहता है कि तुम एंट्रेंस को गार्ड करो और मैं और रेन जाएंगे अंदर अनाज लेने के लिए। आना कह रही होती है कि ठीक है आप चिंता मत करें, हम यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखेंगे। हान भी कह रही होती है कि हम अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ हम आपको तुरंत के तुरंत बता देंगे। एमसी और रेन आगे बढ़ते हैं, गेट की चैन तोड़ते हैं और गेट खोलते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा अनाज भरा पड़ा है। ऑफ कोर्स भरा ही होगा क्योंकि वो पूरी फैक्ट्री में है। रेन शो करके कह रही होती है कि ये इतना सारा अनाज लगता है हम इन्हें कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। एमसी भी कह रहा होता है कि हाँ हम शायद से ये ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन इस अपोकलिप्स भरी दुनिया में कुछ बेकार से ज़्यादा कुछ ज़्यादा अच्छा होना ही अच्छा है। एमसी कह रहा होता है कि जब हम सभी लोग इवैक्यूएशन करेंगे तो अनाज की सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी और हम इसके माध्यम से सभी लोगों को सप्लाईज दे पाएंगे। रेन उससे कह रही होती है कि लेकिन हमें इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जबकि हम उन सभी लोगों को ले इसी अनाज शेल्टर में आ सकते हैं। एमसी उसकी बात काटते हुए कह रहा होता है कि तुम अभी एक्सपीरियंस नहीं हो, अब से तुम जो भी मैं ऑर्डर दूंगा तुम उसको आर्ग्यू नहीं करोगी, अब जल्दी आओ और मेरी मदद करो। रेन भी उसको चिढ़ाते हुए कह रही होती है कि हाँ फिर से तुम मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर एमसी उसकी तरफ मुड़ते हुए कह रहा होता है कि जब अपोकलिप्स अपनी पीक पर होगा तो लोग बहुत सारे लोग इस पर हमला करेंगे, वेयर हाउस को लूटने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वे तुरंत के तुरंत सब कुछ नहीं खा सकते। इसलिए इससे पहले कि ये सभी सड़ जाए हमें इन सबको कलेक्ट करना पड़ेगा। रेन भी उसकी बात मानते हुए कह रही होती है कि यस, और एमसी रेन से कह रहा होता है कि हमारी स्पेस स्टोरेज में चीज़ें ख़राब नहीं होती। फिर हमें दूसरी तरफ गवर्नर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिपोर्ट दिखाई जाती है कि कहीं 3000 लोग मर चुके हैं, कहीं 2000 लोग मर चुके हैं, कहीं 2600 लोग मर चुके हैं। रिपोर्ट पे रिपोर्ट आई जा रही है। गवर्नर भी सोच रहा होता है कि कल से आज तक हमने बहुत सारे सोल्जर्स को खो चुके हैं, इससे पहले कि सब कुछ और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाए हमें अपनी पूरी सिटीज़ को बचाना होगा। हम इससे ज़्यादा और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर वो टेबल पर हाथ पटकते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से कोई जाओ, हेलीकॉप्टर लेके जाओ और मेरी फैमिलीज को इवैक्यूएट करो। सभी आर्मी सोल्जर्स को कहो कि अभी के अभी इवैक्यूएट करें और सभी की सभी सप्लाईज को जल्द से जल्द गैदर करने की कोशिश करें। तभी एक गार्ड आता हुआ कह रहा होता है कि गवर्नर आपकी बेटी ने फिर से एक बार और खुद ही अपने घर को छोड़ दिया है। गवर्नर भी शॉक हो जाता है और मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की फिर से इतनी ज़्यादा रेकलेस क्यों बन रही है, और वो ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द किसी को भेजो और उसे ढूंढ कर वापस लाओ। गार्ड ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी 10 मिनट बाद उसकी बेटी वहाँ आते हुए कह रही होती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। गवर्नर उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती, तुम फिर से भाग क्यों गई जब मैंने तुम्हें बताया कि पूरी सिटी अपोकलिप्स से जूझ रही है और हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है, तो तुम बार बार क्यों भाग रही हो और हमें यहाँ से जल्द निकलने की ज़रूरत है। तभी शाओ कहती है कि डैड अगर हम यहाँ से निकल इस सिटी के 8 लाख लोगों का क्या होगा। गवर्नर भी ये सुन के हक्का बक्का हो जाता है। शाओ कह रही होती है हम सबको इस मुसीबत से मिलकर लड़ना हो, उसे जाने दो, मेरी वाइफ और मेरे बेटे को इवैक्यूएट करो अभी के अभी। तभी उसके पास फोन आता है, फोन उठाता है और वो कहता है कि क्या कल रिफोर्समेंट आ रही है और मुझे सिटी को जल्द से जल्द बचा के रखना होगा। फिर वो सामने वाले की बात सुनते हुए सिर्फ हूँ कर रहा होता है। देखो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई, लेकिन ये बात हुई कि लोगों के इवैक्यूएशन के लिए कुछ तो भी टीम भेजी जा रही है जो कि 30,000 लोगों की टीम है, जो कि 10,000 लोगों को बचाएंगे और 20,000 लोग हर चेक पॉइंट में खड़े रहेंगे लोगों की रास्ता बनाने के लिए। तभी वो गवर्नर ऑर्डर देता है ठीक है पूरी सिटी में फैल जाओ और सभी लोगों की जान बचाओ। तभी हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेन बिस्तर पे लौटते हुए कह रही होती है कि ठीक है हमने लगभग 15,000 टन गेहूं और 10,000 टन चावल स्टोर कर लिया है, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। एमसी भी उसके पास बैठते हुए कह रहा होता है कि तुमने आज बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तो तुम्हें आराम करना तो तुम्हारा जायज़ है। हान भी वहाँ से जाते हुए कह रहे होते कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए फूड रेडी करती हूँ और मैं आना के लिए आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। एमसी बैठते हुए सोच रहा होता है कि अब हमारे पास लगभग अच्छा खासा खाना आ चुका है, लेकिन हमें अब इनको उगाना होगा और उनके बीज बनाने पड़ेंगे ताकि हमें आगे कभी भी फूड की ज़रूरत न पड़े। तभी आना वहाँ पे आके कह रही होती है कि कैप्टन क्या आपको रेस्ट चाहिए और क्या मैं आपकी मसाज कर दूँ।
एमसी भी उसकी बात मानते हुए कह रहा होता है कि श्योर। तभी आना उसके ऊपर आ जाती है और उसकी मसाज कर रही होती है। एमसी सोच रहा होता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अनाज तो है, लेकिन हमारे पास चिकन्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मीट में है, और हमारे पास एग्स भी हैं, तो हमें मीट का सप्लाई करने के लिए भी एग से चिकन को हार्वेस्ट करना पड़ेगा एग से। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है पिग्स और शीप की। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने लगभग सभी जानवरों को मार दिया है, तो हमें जल्द से जल्द सभी को एवैक्यूएट करना पड़ेगा, और दवाइयों को भी। तभी आना उसकी पीठ पर कुछ तो भी गरम गरम चुभा रही होती है। हमें तो पता ही वो क्या होता है। हमसे को भी पता चलता है कि ये पीछे से कुछ तो भी सॉफ्ट सॉफ्ट सा टच कर रहा है। तभी वहाँ पे हान आ जाती है और कह रही होती है कि सभी लोग, खाना रेडी हो चुका है। आना भी उसकी तरफ कह रही होती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। और जाते जाते आना एमसी की तरफ आँख मार के जाती है। एमसी भी कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तड़पा रही है। तभी हमें होटल से बाहर निकलते हुए तीनों को दिखाया जाता है, जो कि आर्मी सोल्जर्स के पास जा रहे होते हैं। तभी वो अपना आई कार्ड उसके पास दिखाते हुए कह रहा होता है कि अभी सिटी की सिचुएशन क्या चल रही है, मुझे लगा कि तुम कल ही इवैक्यूएट कर चुके हो। तभी सोल्जर उसे सैल्यूट करते हुए कह रहा होता है कि 5,000 लोगों की टीम आ चुकी है सिटी में, और 25,000 लोगों की टीम कल आने वाली है। अपना बंदा ये सुन के शौक हो जाता है और मन में सोच रहा होता है कि इतने सारे लोग, मेरी पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तभी उसे एक बात क्लिक करती है कि शायद से एक बटरफ्लाई इफेक्ट हो सकता है। टी वायरस का पता जब चला, जब एस सिटी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देने पड़े, इसीलिए सभी लोग ज़ॉम्बी वायरस का सेंटर मानते हुए एस सिटी को टारगेट कर रहे हैं, ताकि ये एस सिटी में ही इस ज़ॉम्बी। रेन और हान भी उससे पूछ रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें इसके उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। और मनी मन में सोच रहा होता है कि सारी मिलिट्री लोगों को एवैक्यूएट करने में लग जाएगी, इसलिए हमारे पास सबसे बढ़िया रास्ता होगा सभी सप्लाईज को गैदर करने के लिए। तभी वो अपनी स्पेस स्टोरेज से एक कार को बाहर निकालता है, और वहां से निकलते हैं वे चारों तरफ देखते हैं कि चारों तरफ केओस मचा पड़ा है, मिलिट्री लोगों को एवैक्यूएट कर रही है। मन भी ये देख के शौक हो जाते हैं कि इतने सारे लोग मर रहे हैं। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, तुम फ्यूचर में इससे यूज्ड टू हो जाओगी। रेन अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल कर दिया कि वे सेफली कहीं छुप जाए, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह इतनी ज्यादा सेफ होगी। वे सभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कारों का क्रैश होया पड़ा है। एमसी नीचे उतरते हुए कह रहा होता है कि हमें बस इन ज़ॉम्बीज़ को मारने की जरूरत है। तभी वे सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं, और आना को उसकी लकी स्किल की वजह से एक शॉटगन मिल जाती है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मार रही होती है। एमसी और रेन अपनी कटाने से ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। वे देखते हैं कि आगे से और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। एमसी कहता है हमें पीछे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दो। वे आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बीज़ की तरफ मार रहे होते हैं। तभी आना चक्कर खा गिर रही होती है। हान उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। हान भी उससे कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो सोच रही होती है कि लगता है मेरी मेंटल हेल्थ खत्म होती जा रही है, लगता है मुझे गन को इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। वो देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद सिर्फ उसे एक लकी चिप मिली होती है। हान भी बड़ी तेजी से ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन उसके माथे में एक कार्ड आके लगता है। एमची उसे सेफ रहने को कहता है। तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हान अपनी मेंटल चार्म का इस्तेमाल करते हुए उसे जान से मार देती है, और हान को 3 चिप्स मिल जाती है। आना कहती है अब हमें कैप्टन की मदद करनी चाहिए। हान उसकी तारीफ करते हुए कह रही होती है कि आप तो उस कटाना का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। रेन भी आके वहाँ कह रही होती है कि तुम मेरी तरफ देखो, मैंने भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मारे हैं। एमसी कहता है कि ठीक है, अब हमें जो लूट मिली है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। उन्हें गन्स और कटानाज मिली होती हैं। एमसी हान को चूज करने के लिए कहता है। एमसी पहले हान को चूज करने के कहता है। हान कटाना को चूज करती है और उसको स्विंग करते हुए कह रही होती है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है। तभी एमसी के कंधे पर कोई तो भी ट्विच कर रहा होता है। वो होती है रेन। रेन कह रही होती है कि मुझे बड़े वाली पिस्टल चाहिए। एमसी भी दे देते हुए कह रहा होता है कि हाँ, तुम्हारी आंखों में बड़ा ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वे किसी को आते हुए महसूस करते हैं, और वो कोई नहीं, वो शाह होती है, जो कि अपनी मोटरसाइकिल पे अपने टीम के सामने आके रुकती है। वो कह रही होती है कि वो उनको चेतावनी देती कह रही होती कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम बाहर क्यों आए, तुम्हारा रहना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, सेफ एरिया में जल्द से जल्द पहुंचो। तभी एमसी अलर्ट हो जाता है। इससे पहले कि एमसी कुछ कर पाता, शाओ सभी ज़ॉम्बीज़ को अपनी गन की मदद से मार देती है। तभी शाओ अपने बंदों की हाथ में वेपन देख के पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास ये हथियार कहाँ से आए। अपना बंदा कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम एक मिशन पर हैं। शाओ पूछ रही होती है कि क्या तुम एक स्पेशल एजेंट हो। फिर वो एक दूसरे का नाम बताते हुए हेलो करते हैं। वो अपने बंदों से कह रही होती है कि मैं यहाँ पर मदद करने आई हूँ इवैक्यूएशन के लिए, जितने में मैं ज़ॉम्बीज़ को पहले ही मारी हूँ ताकि लोगों को कोई जाने में दिक्कत ना हो। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे। एमसी सोच रहा होता है कि ये गवर्नर की बेटी है, मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी हाई मेंटेलिटी की लड़की होगी। एमसी उससे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं एक दूसरे मिशन पर हूँ।
एमसी वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम्हें भी रिफोर्समेंट बुला लेनी चाहिए। अपनी टीम वहां से निकल जाती है और शाओ भी उन्हें जाते हुए देख के सांस भरती है। शाओ भी वहां से अपनी बाइक पर निकल जाती है। तभी अपना बंदा स्पेस स्टोरेज से एक मिलिट्री व्हीकल को निकालता है, ताकि क्योंकि कार में रहना इतना सेफ नहीं है जितना कि एक मिलिट्री ट्रक में। टीम आगे बढ़ती है और हान को एमसी हॉस्पिटल के सामने रोकने को कहता है। वो सोच रहा होता है कि जब हम हॉस्पिटल आ ही चुके हैं, कुछ मेडिकल दवाइयां ही ले लें। तभी हॉस्पिटल से कुछ तो भी आवाज़ आ रही होती है। हान कहती है कि हॉस्पिटल से बहुत ही ज़्यादा वियर्ड साउंड आ रही है, लगता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोंबी है। एमसी कह रहा होता है कि हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें बस अपनी सप्लाईज को गैदर करना है और बाकी सबको इग्नोर करना है। जैसे ही अपनी टीम हॉस्पिटल में अंदर जाने के लिए बढ़ती है, वहाँ से लोगों को चीखने की आवाज़ आ रही होती है, जो कि देखता है कि ज़ोंबीज लोगों को काट रहे होते हैं। अपना एमसी एक बंदे को बचाता है और एक ही बार में ज़ोंबीज का गला काट देता है। तभी उसे एक गन मिलती है। उसके पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि वही बंदा उसे ऑफर दे रहा होता है 1 मिलियन की उसे बचाने के लिए। एमसी मन ही मन में सोच रहा होता है कि ज़ोंबी वायरस ने इसे पहले ही काट चुका है, इसे बचाने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता। एमसी रेन को ऑर्डर देता है कि उसे मार दे। रेन उससे कह रही होती है कि मैं ज़ोंबीज को मार सकती हूँ, मैं जिंदा इंसान को नहीं मार सकती। एमसी उसे कह रहा होता है कि ये बहुत ही जल्दी ज़ोंबीज में बनने ही वाला है, इससे पहले कि बन जाए तुम इसे खत्म कर दो। रेन उससे कह रही होती है कि क्यों ना हम उसे ज़ोंबीज बनने का इंतजाम करें ताकि हमें लूट भी मिल जाए। एमसी मन में सोच रहा होता है कि ये वायरस बहुत ही तेजी की मात्रा में फैलता जा रहा है, हमें लोगों को मारने के लिए अपने दिल में जिगरा लाना ही पड़ेगा। अगर हम लोगों को नहीं मारते जो ज़ोंबीज बनने वाले हैं, तो वे लोग हमें मार देंगे, चाहे वो एक ब्रेड के लिए क्यों ना हो। इसलिए मुझे इनके दिल में जिगरा लाना पड़ेगा ताकि ये लोगों को मार सकें। तभी एमसी उसे फोर्स करते हुए कह रहा होता है कि उसे जान से मार दो, वरना मैं तुम्हें टीम से किक कर दूंगा। आना और हान भी सोच रही होते हैं कि कैप्टन इतने ज़्यादा रूथलेस क्यों बन रहे हैं। रेन आगे बढ़ती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो घबराते हुए कह रही होती है कि तुम ज़ोंबी हो, तुम ज़ोंबी हो। आदमी भी कह रहा होता है कि मैं लकी हूँ, मैं ज़ोंबी में नहीं बनने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। तभी एमसी उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी उसे मार दो, और हान उस पर गोली मार कर उसे मार देती है। एमसी उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है तुमने अच्छा काम किया, और उन सबको ऑर्डर देता है कि चलो अब हॉस्पिटल में अंदर जाने का समय आ चुका है। वो हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही सीन दिखता है, खून और तहस नहस। वो मेडिकल एरिया में पहुंचता है, दवाइयों का भंडार लगा होता है वहाँ पर। वो अंदर पहुंचता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे ये सब अकेले ही करना चाहिए, क्योंकि रैन को रश की जरूरत है। इन सब के बाद वो सभी लोड्स को गैदर करने लगता है। वो बाहर आता है और कहता है कि चलो हमें अब फार्मेसी डिपार्टमेंट को चेक करना चाहिए। वे बाहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि मिलिट्री गार्ड्स ज़ोंबीज को मार रहे होते हैं। तभी एमसी बाहर आता है और देखता है कि एक मिलिट्री गार्ड ज़ोंबीज बनने के लिए तैयार है। वो कह रहा होता है कि हमें इंतजार करना चाहिए ताकि वो इक्विपमेंट को हमें दे दे। तभी उसे आवाज़ आती है कि एक टीममेट अपने टीममेट्स को लेके आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी मेडिकल टीम को बुला लेंगे। उसका दूसरा टीममेट जो घायल होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें सर्वाइव करना होगा ब्रदर, और वो अपने आप को गोली मार लेता है। दूसरा टीममेट उसका नाम लेके चिल्ला रहा होता है। तब एमसी वहाँ पहुंचता है और कह रहा होता है कि फायर एस्केप अभी टेम्परेली सेफ है, तुम वहाँ जा सकते। मिलिट्री गार्ड देखता है कि वो कौन है। एमसी अपना आई कार्ड दिखाता है और मिलिट्री गार्ड उसे सैल्यूट करता है। वहाँ से उस टीममेट को उठाकर ले जाने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे इसे जलाना होगा। तभी पीछे से घुर्राने की आवाज़ आती है। आना और रेन उन दोनों को मार देती। तभी उनकी लूट से 9mm की एमओ निकलती है। एमसी कहता होगा जितनी ज्यादा एम होगी उतना ज्यादा अच्छा है। फिर एमसी उनसे कहता है कि मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रहकर अलर्ट रहना। वो जाने लगता है। तभी रेन उसका टी शर्ट खींचती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। एमसी आगे बढ़ते हैं और इनसे कह रहा होता है कि हमें पहले कोल्ड स्टोरेज की तरह जाना चाहिए, पर वो है किधर। तभी उसके एक डॉक्टर हेल्प चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। उसके पीछे एक ज़ोंबी नर्स पड़ी होती है। एमसी डॉक्टर को साइड करता है और एक ही वार में ज़ोंबीज की गर्दन अलग कर देता है। डॉक्टर उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अपना एमसी उसकी तरफ तलवार दिखाते हुए कह रहा होता है कि कोल्ड स्टोरेज किधर है। डॉक्टर बता दे कि वो 2nd फ्लोर पर है। तो 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं। एमसी हान और आना से कहता है कि तुम यहाँ पर वॉच करो, मैं और रेन अंदर जाके सभी लूट्स को गैदर करेंगे। अंदर एमसी और रेन सभी लूट्स को गैदर कर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ एक ज़ोंबी एक दरवाजे पे जोरों से पीट रहा होता है। एक फीमेल डॉक्टर अंदर छिपी हुई बैठी होती है। वो कह रही होती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। तभी उसे टप टप की आवाज आती है। वो सोचती है कि क्या ये फुटस्टेप है, शायद से बाहर मिलिट्री आ चुकी है, मुझे उनका अटेंशन खींचना होगा ताकि वे मुझे जल्द से जल्द यहाँ से सेफली बाहर निकाल सके। तभी वो दरवाजे पे आती है और चिल्ला रही होती है कि क्या वहाँ पर कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन वहाँ कोई नहीं, वही डॉक्टर ज़ोंबी होता है, जिसे देख के फीमेल डॉक्टर घबरा जाती है। वो सोच रही होती है कि मेरी आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी, क्या ये मुझ पे पहले ही गिव अप कर चुके हैं? नहीं, अगर ऐसा है तो मुझे खुद ही रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ से सेफली बाहर निकल सकूं।
तभी उसे पेशेंट्स को उड़ाने के जो ब्लैंकेट्स होते हैं वे दिख जाते हैं। फिर वो उन सभी को रस्सी की तरह बांध के खिड़की से बाहर फेंक देती है और वो धीरे धीरे उस रस्सी से नीचे उतर जाती है। मैं फाइनली एस्केप कर गई। वो सोचती है कि मैं एक इंटर्नशिप पे थी तो मेरे पास ना ही मेरे पास कोई कार है और ना ही कुछ, और पूरे शहर में लॉकडाउन लग चुका है। मैं अब क्या कर सकती हूँ। वो देखती है कि पूरी जगह पर ज़ॉम्बीज़ फैले हो चुके हैं। वो चुपके से पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ती है, पर वो ये देखकर घबरा जाती है कि पुलिस की गाड़ी लॉक्ड है। तभी उसे अपनी टीम का मिलिट्री ट्रक दिख जाता है जिसका गेट खुला होता है। वो उस ट्रक के अंदर बैठ जाती है। वो सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता कि ये किसका ट्रक है, लेकिन मैं तुम्हें बाद में अपोलोजाइज कर दूंगी, और वहां से वो ट्रक लेके निकल जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही एमसी बाहर आता है, हान कह रही होती है कि हमें बाजू वाले कमरे से एक महिला की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है जो हेल्प मांग रही होती है। आना कह रही होती है हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि आप यहाँ पर नहीं थे। एमसी उन्हें सहमति देते हुए कह रहा होता है कि तुमने ठीक किया, चलो अब ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और उनसे लूट गैदर करते हैं। तभी वो एक ज़ॉम्बीज़ को मारता है और तभी उसे मिलता है लेवल अप ऑर्ब, और वो पीछे मुड़ के कहता है कि अब मैं इसे किसे दूं। पीछे तीनों लड़की खड़ी उसे देख रही होती हैं जिनका लेवल 1 होता है, और वो रेन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मैं इसे अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा रेन पे इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसकी स्टोरेज सबसे ज़्यादा काम आती है। तभी वो रेन को उस ओर को देते हुए कह रहा होता है कि इसे क्रश कर दो, मतलब दबा के फोड़ दो। तभी उसे वो दबा के फोड़ देती है और उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है। एमसी सोचता है कुछ साथ से इसका लेवल अप हो चुका है, लेकिन रेन उसे कह रही होती है कि नहीं, ये सिर्फ 10% से इंक्रीज हुआ है। तभी एमसी बाकी दोनों टीममेट से कहता है कि अगर आगे से तुम्हें कोई भी और मिले तो तुम सबसे पहले रेन को दोगी। दोनों उसकी बात मानते हुए हामी में जवाब देती हैं। फिर वो आने से कहता है कि ओ, तुमने बताया था ना कि एक लड़की मदद के लिए पुकार रही होती है, चलो हमें अब चेक करना चाहिए। तभी वो दरवाजे पर नॉक करता है और पूछ रहा होता है कि क्या वहाँ पर कोई है। जब आवाज़ नहीं आती तो वो गेट को तोड़ देता है और देखता है कि खिड़की से रस्सी बाहर जा चुकी है। वो सोचता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा होशियार थी, उसने खुद ही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ एस्केप का रास्ता बना लिया। तभी उसे कुछ तो भी क्लिक करता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी नीचे चलो। वह नीचे पूछता है और सोचता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था, किसी ने मेरी कार चुरा ली। आना उसे बता रही होते हैं कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी कार हैं। लेकिन रेनू से कह रही होते हैं कि कार में बहुत ही ज्यादा स्पेस नहीं था, इसलिए हम उसे होटल से लाए ही नहीं। तभी हान उसे अपोलोजाइज करते हुए कह रही होती है कि मेरी गलती है, मैंने कार को लॉक नहीं किया। एमसी उसको माफ करते हुए कह रहा होता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। हान उसका थैंक यू करते हैं। तभी एमसी पीछे मुड़ के देखता है कि मिलिट्री व्हीकल पहले ही पहुंच चुकी है। एमसी एक मिलिट्री मैन को कह रहा होता है कि मैं एक स्पेशल एजेंट हूँ, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ। तभी वो उसके सल्यूट करते हुए कह रहा होता है कि मैं समझ गया सही, लेकिन हमें 1 मिनट दिए, मुझे परमिशन की जरूरत होगी। तब वो किसी को तो कॉल करता है और वहाँ से परमिशन मिल जाती है। फिर एमसी तीनों को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहता है और वे वहाँ से निकल जाते हैं। रेन राइड का मजे लेते हुए कह रही होती है कि मुझे ओपन गाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। हान उसे उड़ा देती है और तभी उसे मारने के बाद एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है जिसे उसे शील्ड मिली होती है। एमसी पूछ रहा होता है कि क्या ये शील्ड किसी को चाहिए। फिर एमसी पीछे मुड़कर कहता है कि जब हम सीड कंपनी पहुंच जाएंगे तो हम वही प्लान को कंटिन्यू करेंगे। आना और हान बाहर की पहुंच करेंगे और मैं और रेन अंदर जाके सभी चीज़ों को गैदर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें उस फीमेल डॉक्टर को दिखाया जाता है। वो सोच रही होती है कि मैं बाहर तो निकल आई, लेकिन मैं अब जाऊँ कहाँ, मुझे रास्ता ही नहीं पता कि सेफ एरिया है कहाँ पर। वो सोचती है कि हॉस्पिटल से ज़्यादा तो मुझे सड़क पर रहना ज़्यादा सेफ लग रहा है। तभी उसे एक सड़क दिखती है। वो सोचती है कि ये तो गोल्डन लेक होटल की रोड है, इस तरफ एक सेफ शेल्टर जरूर होगा, लेकिन वहाँ पर मिलिट्री सोल्जर्स भी होंगे तो मैं मिलिट्री व्हीकल को ऐसे ही ड्राइव नहीं कर सकती। तो वो गाड़ी से उतरती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं हमें दूसरी तरफ गवर्नर को दिखाया जाता है। वो बाहर देखते हुए कह रहा होता है कि इन सभी ने हमारी इस सिटी को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। आज सिर्फ 5000 मिलिट्री हमारी सिटी में आए, 2000 लोग ही हमारी सिटी के अंदर तक पहुंच पाए, क्योंकि 3000 लोग चेक पॉइंट्स बनाकर बैठे हुए हैं क्योंकि लोगों के लिए रास्ता नहीं है। खैर ये समझ में भी आता है इस सिचुएशन को देखते हुए। तभी पीछे से एक गार्ड आता हुआ कह रहा होता है कि गवर्नर, हमारा सारा अनाज चोरी हो चुका है और सारे सोल्जर ज़ोंबी में बन चुके हैं। गवर्नर कह रहा होता है कि उन्होंने कितना चोरी किया। गार्ड कहता है कि सब कुछ चोरी कर लिया, यहाँ तक कि एक दाना भी नहीं बचा। गवर्नर गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि क्या उन्होंने 20,000 टन अनाज ऐसे ही चोरी कर लिया बिना किसी। गवर्नर शांत होते हुए कह रहा होता है कि नहीं, मुझे अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तभी वो उसे ऑर्डर देता है कि जितनी भी बाकी बची हुई चीजें हैं उन सभी को गैदर करो, इससे पहले कि देर हो जाए। गार्ड उसे यस बोलते हुए वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमसी सभी लोगों से कह रहा होता है कि आज तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया, तो हमें वापस जाकर रेस्ट करना चाहिए। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें उनको गैदर कर लिया है, लेकिन अभी भी फ्यूल की जरूरत है। तभी अपने एमसी को अपना ट्रक दिख जाता है और क्या चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि कार रोको। और वो चारों तरफ से चेक करने लगता है क्या ये हमारी कार है, और ये तो हमारी ही गाड़ी है। उसने हमारा ट्रक यहाँ पर छोड़ दिया
और ऊपर से लॉक भी कर दिया है। हान कह रही होती है कि ये कितने अनोइंग है, हमसे एक ट्रक चुरा के क्या हुए हमें प्रोवोक करना चाहते हैं। आना कह रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, हमारे पास कार की भी नहीं है ताकि हम इसे यहाँ से ड्राइव करके ले जा सके। हान कह रही होती है कि हम कल आते हैं, कल वो चोर इस ट्रक को लेने जरूर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। रेन उसके आइडिया पे सहमति बताते हुए कह रही होती है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। एमसी भी मन में सोच रहा होता है कि खैर हम इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी अभी सिर्फ चीज़ों को गैदर करने के लिए है। लेकिन हम इस प्लानिंग के साथ अगर हम उस चोर को पकड़ लेते हैं ये भी ठीक ही होगा। और हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर बहुत सारे तंबू लगे होते हैं, जहाँ पर लोगों ने इवैक्यूएशन के चक्कर में अपना टेम्परेरी घर बना लिया है। यहाँ पर अपना बंदा शीशे से बाहर देखते हुए कह रहा होता है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी वायरस फैला तो यहाँ पर पूरी तरह केओस मच जाएगा। हमें जल्द से जल्द इस होटल को छोड़ने की जरूरत है इससे पहले कि देर हो जाए। उसी किसी एक तंबू के अंदर अपनी वो फीमेल डॉक्टर बैठी होती है। उसे एक औरत कह रही होती है कि टिंग टिंग, अगर मैं तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा खूबसूरत होती तो होटल वाले बाहें फैलाकर स्वागत करते। डॉक्टर भी कह रहे थे कि ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि वहाँ फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। और मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या ये मुझे बेवकूफ़ समझती है, मुझे नहीं पता कि ये मुझे यहाँ से भगाना चाहती है। और मोटी उसे फिर भी उकसाते हुए कह रही होती है कि ये एक अच्छा आइडिया है, क्या तुम इसे ट्राई नहीं करना चाहोगी। टिंग टिंग भी कह रही होती है कि मैं सोने जा रही हूँ, ये काफ़ी लेट हो चुका है। मोटी भी उसका ये बिहेवियर देख के गुस्सा हो जाती है। अब अपोकलिप्स को पूरी तरह ब्रेक आउट होने में 5 दिन बचे हैं। एमसी सोच रहा होता है कि शॉपिंग मॉल में से सभी चीज़ों को गैदर करना होगा। तभी एमसी को एक अन्न से भरा हुआ पूरा एक ट्रक दिखता है। एमसी सोच रहा होता है कि ये इतना सारा अनाज कहाँ से आया, जबकि हम पहले ही सब कुछ चोरी कर चुके हैं। वो हान से कहता है कि जल्द से उस ट्रक के सामने गाड़ी लगाओ और रुको। हान उसके सामने गाड़ी लगाती है और ट्रक को रोकती है। एमसी नीचे उतरता है, उसे कह रहा होता है कि मैं एक स्पेशल एजेंट हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि ये अनाज कहाँ से लाए हो। वो कह रहा होता है कि मैं रिजर्व वेयर हाउस से लाया। एमसी को बात क्लिक करते है कि मैं तो भूल ही गया था कि रिजर्व वेयर हाउस में इतना सारा अनाज होगा कि मैं सोच भी नहीं सकता। फिर एमसी से पूछता है कि तुम ये कहाँ से लाए हो और आज कितना मूव हो चुका है। मिलिट्री गार्ड कह रहा होता है कि आज हमें जितना करना था हमारा काम पूरा हो चुका है। फिर एमसी पीछे मुड़ते हुए उसे कह रहा होता है कि ठीक है हम तुम जा सकते हो। मनी मन में सोच रहा होता है कि अगर आज तुम नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा। तभी एमसी गाड़ी में बैठता है और हान को लोकेशन देते हुए कह रहा होता है कि जल्दी इस लोकेशन पर पहुंच, शाम का वक्त हो जाता है। वे सभी सामान को गैदर कर लेते हैं। एमसी कह रहा होता है कि आज हमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो चलो आज हम दिन को जल्दी खत्म करते हैं। रेन उससे कह रही होती है कि आज हमने बहुत कुछ जमा कर लिया है, सोल्ट, फ्यूल, डीजल, मेडिसिन और बहुत ही ज्यादा। एमसी सोच रहा होता है मुझे मिलिट्री गार्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है, लेकिन ये कुछ ही दिनों में अपोकलिप्स पूरी तरह फैलने वाला है, तो ये अनाज पहले ही खराब हो जाने वाला था, तो मुझे इतना भी ज़्यादा पछतावा नहीं। तभी हान उसे याद दिलाते हुए कह रही थी कि कैप्टन, क्या आपने नहीं कहा था कि हम एक टैंकर लेने वाले हैं। एमसी भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ, तुमने अच्छी किया मुझे याद दिलाकर।